पाठशाला में पहला चैप्टर पेट्रोल, एलपीजी और खाद संकट से पहले पीएम मोदी ने क्या सच में सब सेट कर लिया है या आर्थिक तूफान आने वाला है? भारत ने तेल के नए रूट तलाश लिए। एक एडिशनल मोदी की डिप्लोमेसी का न्यू चैप्टर क्या है? उधर ट्रंप का मैसेज लेकर आ रहे उनके मंत्री और इधर भारत के लिए खुला यूरोप का एंट्री पॉइंट। पीएम मोदी ने क्या गजब कर दिया है यह आज आपको बताने जा रहा हूं। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को याद दिलाया टास्क। बीजेपी ने 27 के बाद 29 भी सेट कर लिया है क्या? कहते हैं संकट के समय ही इंसान की असली परीक्षा होती है, लेकिन पीएम मोदी समय से आगे सोचते हैं। भविष्य को लेकर उनका विजन एकदम क्लियर रहता है। फॉरवर्ड प्लानिंग के मामले में पीएम मोदी कभी मात नहीं खाते और इस बार भी पीएम मोदी ने यह दिखा दिया है। जब जब भारत पर संकट आने वाला होता है वो और भी ज्यादा मजबूती के साथ फ्रंट पर आ जाते हैं। देश के लिए बड़े फैसले और कड़े फैसले लेने से कभी वो पीछे नहीं हटते हैं, कभी वो चूकते नहीं। पीएम मोदी के काम करने की यही स्पिरिट उन्हें पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाती है। आप देखिए कि भले ही पीएम मोदी को विपक्ष के कुछ लोग गालियां देते हों, लेकिन 5 देशों के दौरे से लौटने के बाद मोदी लगातार इस बात में जुटे हैं कि पेट्रोल एलपीजी संकट से कैसे देश को बाहर निकाला जाए। पीएम मोदी ने विदेश यात्रा के दौरान पेट्रोल एलपीजी के संकट का तोड़ निकालने की पूरी कोशिश की है, जबकि खरीफ सीजन के लिए फर्टिलाइजर यानी कि खाद का इंतजाम उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया था। विदेश दौरे के दौरान उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने की डील भी कर डाली। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने संकट आने से पहले ही पूरी प्लानिंग कर ली। उनका होमवर्क ऐसा है, उनके मंत्री भी हैरान हो चुके हैं। खुद लगातार काम करने वाले मोदी ने अपने मंत्रियों को भी टॉप टास्क दे दिया है और कैसे आपको बताऊंगा कि क्या क्या टास्क मिला है। इतना टफ टास्क है कि आसानी से ये मंत्री आराम करके नहीं कर सकते हैं। इनको ये काम करने के लिए 24 घंटे लगना पड़ेगा। यूरोप दौरे में 57 डील करने के बाद अब पीएम मोदी से मिलने कौन से राष्ट्रपति पहुंचे हैं ये भी आपको बताऊंगा। पीएम मोदी के लिए ट्रंप ने क्या मैसेज भेजा, तेल संकट से निकलने के लिए किसे भेजने वाले हैं ये भी आपको बताने वाला हूं। साथ ही इस बात की चर्चा भी करूंगा कि पीएम मोदी ने फर्टिलाइजर और पेट्रोल के लिए कौन सा बड़ा प्लान बनाया है। लेकिन उससे पहले एक ट्रेल। जो लोग कहते हैं कि पीएम मोदी के दिमाग में सिर्फ चुनाव रहता है, बीजेपी सिर्फ चुनाव को सीरियस तरीके से लड़ती है, उन्हें दुनिया भर से आई पीएम मोदी की कुछ तस्वीरें जरूर देखिए। ये तस्वीरें आप देखिए। पीएम मोदी ने 27 और 29 का चुनाव तो कब का सेट कर लिया। अब तो पीएम मोदी वो कर रहे हैं जिसके बाद भारत दुनिया में नए मुकाम पर पहुंच रहा है। पीएम मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को ऐसे स्टेज पर पहुंचा दिया है कि अमेरिका, रूस से लेकर यूरोप के बड़े बड़े देश भारत के साथ बिजनेस डील करना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष ऐसा माहौल बना रहा है जैसे भारत पर कोई बड़ा संकट आ गया है। आप देखिए कि विपक्ष किस तरह से माहौल बना रहा है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ही नैरेटिव सेट किया जा रहा है। पेट्रोल और एलपीजी संकट बना हुआ है, देश पर फर्टिलाइजर संकट आने वाला है, महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां जाने वाली है। यह सब नैरेटिव सेट करने की कोशिश लगातार पिछले कुछ महीनों से विपक्ष की तरफ से हो रहा है। यह दावा लगातार मोदी विरोधियों की तरफ से किया जा रहा है कि भाई देश में सब कुछ खराब चल रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन क्या इसमें सच में सच्चाई है? लेकिन सच्चाई के साथ डर को ज्यादा बेचा जा रहा है। आप देखिए कि जो सच बताने की कोशिश एक तरफ सरकार कर रही है और दूसरी तरफ विपक्ष कर रहा है, इसके बीच डर बनाया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि बार बार ऐसे बयानों से पैनिक बाइंग करने लगते हैं लोग। आपको पता ही है कि अगर एक बार हंगामा हो जाए, अगर कोई मैसेज पास ऑन हो जाए कि भाई गड़बड़ होने वाला है, तो लोगों का दिमाग नहीं खराब हो जाता है। तुरंत भागकर वो पेट्रोल डीजल, अरे नमक के लिए एक बार बोल दिया गया था, लोग नमक खरीदने लग गए। तो ये तो पेट्रोल डीजल है। लेकिन भाई सरकार भरोसा दे चुकी है कई बार। स्टॉक और ब्लैक मार्केटिंग का खतरा बढ़ जाता है जब अफवाह फैलाई जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई अफवाह पर ध्यान मत दीजिएगा, सरकार जो कह रही है उसको फॉलो कीजिए। इधर विपक्ष माहौल बनाने में लगा हुआ है तो पीएम मोदी को गद्दार भी कह रहा है विपक्ष। वही पीएम मोदी दुनिया भर में भारत का झंडा बुलंद किए हुए हैं। अभी पीएम मोदी को यूरोप से लौटे 24 घंटे भी नहीं हुए। आज साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टो अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत पहुंच गए। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति निकोस और उनके प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम ने याद दिलाया कि पिछले साल साइप्रस दौरे पर उन्हें वहां सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। भारत और साइप्रस के बीच यह बैठक सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं मानी जा रही है, बल्कि साइप्रस के राष्ट्रपति का दौरा संकेत है कि यूरोप के छोटे देश भी भारत के साथ मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हैं। इस दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचाने का ऐलान किया है। यही फैसला अब अंतर्राष्ट्रीय गलियारे में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। सुनिए पीएम मोदी ने भारत और साइप्रस के रिश्ते पर क्या कहा। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी।
यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरीटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी। हम साइप्रस के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल और सर्विसेज हब बनाने के विजन को गति देंगे और दोनों देशों के इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच कनेक्ट बढ़ाएंगे। दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए कई समझौते भी हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आज की इस तस्वीर की हो रही है। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इस तस्वीर की, जब बातचीत से पहले राष्ट्रपति निकोस ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली। इससे पहले भी कई बड़े विदेशी नेता जैसे कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेकर उसको पोस्ट किए हैं। यही तस्वीरें विपक्ष को चुभती भी हैं भाई, लेकिन पीएम मोदी ऐसी बातों का कोई लोड ही नहीं लेते। प्रधानमंत्री कभी देखते हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है और उसको लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो काम करते हैं, उनको पता है उनको क्या करना है। आज भारत साइप्रस के बीच कई बड़े समझौते हुए। सुरक्षा सहयोग के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमति बन गई। शिपिंग सेक्टर में सहयोग के लिए जॉइंट टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया गया। दोनों देशों ने अगले 5 साल में निवेश को दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा। शिक्षा, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण समझौते किए गए। आप देखिए कि यूरोप के दौरे से ही अभी प्रधानमंत्री लौटे थे और आज यूरोप का ही एक और देश साइप्रस का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली पहुंच गया। साइप्रस भले ही यूरोप का छोटा सा देश है, लेकिन यूरोप में एंट्री के लिए भारत के लिए बहुत अहम है। इसे ऐसे भी आप समझिए कि भारत के लिए साइप्रस यूरोपियन यूनियन का एंट्री पॉइंट साबित हो सकता है। 2024 में साइप्रस के साथ लगभग $140 मिलियन का व्यापार रहा, जबकि 2025 में लगभग $150 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक यह व्यापार पहुंचा। दिलचस्प बात तो यह है कि व्यापार का असली महत्व केवल सामानों में नहीं है, बल्कि एफडीआई और यूरोप तक पहुंचने में। साइप्रस लंबे समय तक भारत में निवेश का बड़ा रास्ता रहा है। 2000 से 2025 तक साइप्रस ने भारत में लगभग $15.7 अरब का एफडीआई किया है। वहीं साइप्रस के जरिए भारत को यूरोपियन यूनियन का 45 करोड़ उपभोक्ताओं वाला बाजार भी मिल सकता है। भारत के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साइप्रस जल्द ही मुंबई में ट्रेड सेंटर भी खोलने वाला है। सुनिए पीएम मोदी ने साइप्रस के साथ बढ़ते व्यापार पर आज क्या कहा। साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। इधर पीएम मोदी यूरोप सहित पूरी दुनिया के साथ ट्रेड डील को आगे बढ़ा रहे हैं। उधर ट्रंप की टेंशन बढ़ती जा रही है। ट्रंप एक तरफ ईरान युद्ध को लेकर फंसे हुए हैं, उनके लिए ईरान अंधा जो कुआं जैसा बनता जा रहा है और सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ईरान मैटर अब परेशानी का सबब बन गया है। और इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन के लिए भारत दौरे पर पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि मार्को रूबियो दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी को ट्रंप का मैसेज देंगे। वहीं भारत पहुंचने से पहले ही ट्रंप की तरफ से इशारा किया जा रहा है कि भारत में तेल का संकट नहीं आने देंगे। अब देखिए कि अमेरिका ने पहले ही रूस से तेल खरीदने पर दी गई छूट को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया था। अमेरिका ने छूट दूसरी बार बढ़ा दी है, तो 17 जून तक ये छूट अब लागू रहने वाली है। हालांकि भारत ने कह दिया था कि पाबंदियों से छूट मिले या नहीं, वो रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। अब अमेरिका ने एक और डील कर दी है कि भारत हमसे जितना ईंधन खरीदना चाहता है अमेरिका बेचने के लिए तैयार है। भारत रवाना होने से पहले मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का बेहतरीन साझेदार बताया। सुनिए अमेरिका के विदेश मंत्री ने क्या कहा। We want to sell them as much energy as they'll buy, and obviously you've seen, I think we're at historic levels of U.S. production and U.S. export. We want to be able to do more. We were already in talks with them to do more. We want that to be a bigger part of their portfolio. We also think there's opportunities with Venezuelan oil.
In fact, it's my understanding that the interim president of Venezuela will be traveling to India next week as well. So there's opportunities. There's a lot to work on with India. They're a great ally, a great partner. We do a lot of good work with them. And so it is an important trip. I'm glad we're able to do it. मार्को रूबियो 23 मई से 26 मई तक भारत के दौरे पर रहेंगे। अपने इस 4 दिवसीय दौरे के दौरान वो नई दिल्ली, कोलकाता, आगरा और जयपुर का दौरा भी करेंगे। दौरे के आखिरी दिन 26 मई को क्वाड देशों की बैठक में हिस्सा लेंगे और इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर करने वाले हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। इस दौरे के दौरान मार्को रूबियो के साथ वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भी अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आ रही है। भारत और वेनेजुएला के बीच तेल बेचने की बड़ी डील हो सकती है। आप देखिए कि करीब 303 अरब बैरल तेल भंडार के साथ वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है। वहीं वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बनकर उभरा भी है। भारत को वेनेजुएला से होने वाली तेल सप्लाई अप्रैल के मुकाबले करीब 50% बढ़ गई। मई में अब तक भारत ने वेनेजुएला से करीब 4.17 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीद लिया है। अप्रैल में यह आंकड़ा 2.83 लाख बैरल प्रतिदिन था, जबकि उससे पहले लगातार 9 महीने तक भारत ने वेनेजुएला से कोई तेल नहीं खरीदा। वेनेजुएला की राष्ट्रपति का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आप देखिए कि तेल का वेनेजुएला रूट भारत के लिए इसलिए फायदेमंद है क्योंकि वेनेजुएला का तेल रूस और सऊदी अरब के रास्ते से आता है, लेकिन परेशानी यह भी है कि वेनेजुएला का क्रूड ऑयल एक्स्ट्रा हैवी और सोर्स होता है, साथ ही कम गुणवत्ता वाला होता है, इसलिए कई देशों में प्रतिबंधित है। ये सभी रिफाइनरी में रिफाइन भी नहीं हो सकता है, लेकिन भारत में कम गुणवत्ता वाले तेल को रिफाइन करने की सुविधा है, जिसका फायदा मिल सकता है। हॉर्मुज में रुकावट की वजह से पूरी दुनिया में तेल संकट बढ़ता जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह संकट जल्द खत्म नहीं हुआ तो ब्रेंट क्रूड यानी कि कच्चे तेल की प्रति बैरल कीमत $200 के आसपास पहुंच सकती है। भारत भी संकट का सामना कर रहा है। हालांकि इस बीच पीएम मोदी ने संकट से समाधान निकालने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। 5 देशों की यात्रा से लौटते ही पीएम मोदी ने आज केंद्रीय मंत्रियों के साथ मैराथन बैठक ली। करीब 4 घंटे की यह बैठक चलने वाली करीब 4 घंटे तक चलने वाली इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैस और पेट्रोल डीजल की सप्लाई से जुड़ी बातों पर एक अपडेट लिया। इसके अलावा मंत्रियों को क्लियर मैसेज दिया कि पेंडिंग काम तुरंत खत्म किया जाए और एलपीजी के ऑप्शंस पर काम तेजी से बढ़ाए। वैकल्पिक ऊर्जा के लिए पीएम मोदी ने खासतौर पर बायोगैस को एलपीजी के ऑप्शन के तौर पर बढ़ावा देने की बात कही। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को गैस और तेल संकट से निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ देश का विपक्ष संकट के इस दौरान अपना सियासी अवसर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। ऊर्जा की क्राइसिस है, महंगाई है, डीजल पर, पेट्रोल पर, दूध में, ब्रेड में, सब में। इससे लोगों को ध्यान बटाने के लिए किया गया कि देखिए प्राइम मिनिस्टर बड़े सिंसियर। अगर सिंसियर होते प्राइम मिनिस्टर को तो जिस तरह से पहले पीएम काम करते अब ज्यादातर चुनाव प्रचार में रहते हैं, उसके बाद जब समय बचता है तो चले जाते हैं विदेश की यात्रा में। पीएम का एक गरिमा है, पीएम पूरे देश का होता है। ऑफिस में बैठना चाहिए था जब वार ब्रेकआउट हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठना चाहिए था, नीति आयोग, अदर एक्सपर्ट्स के साथ, और पीएम एडवाइजरी काउंसिल भी है उसके साथ।